हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है पहला यूनिट इस सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल है, तो आप लोग अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम यही है कि आप लोग जो है पहले यूनिट को अच्छी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स भी आप लोगों को बनाना है, नोट्स से आपको रिवीजन भी करते रहना है। ओके, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। मतलब इस यूनिट में टोटल 2 पार्ट है। एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं इलेक्ट्रिक सर्किट से, लेकिन जो दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट, वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है सीखना होगा। ओके, एंड पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट, वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी रिपीट करेंगे एज ए रिवीजन के तौर से हम लोग उसको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से, एंड 2 लेक्चर में आई थिंक ये जो है पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पे चले जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इसको हम लोग पहले से जानते हैं। पहले यूनिट पे हम लोगों ने जो इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या। किसी भी एटम पे, ठीक है, किसी भी एटम पे अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर उस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, तो वो एटम क्या हो जाता है? चार्ज्ड हो जाता है, उसमें चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसी कंसेप्ट के ऊपर आधार करके हम लोग जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे। टोटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी हो जाना, और एडिशन ऑफ एक्सेस electrons in an atom is called charge, ओके। अब एटम जो है, ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु में न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि हर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिले या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो वो हो जाता है चार्ज्ड एटम। ठीक है, वो हो जाते हैं चार्ज्ड एटम। एंड चार्ज जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा बोलो? देखो, अगर ये हमारा है एटम, मान लो दिस इज आवर एटम, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घुसेगा, बाहर से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, पहले दोनों बैलेंस में था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बैलेंस में था, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों समान था। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा घुस गया है तो ये अब नेगेटिव चार्ज बन गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एनायन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एनायन, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। वहीं पे एक एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन है उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए तो अब इसमें क्या हो जाता है? नेगेटिव जो चार्ज होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज इन दिस एटम इज लेस, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये अप एरो जो है इसका मतलब है ये ज़्यादा है। ठीक है, लो एरो का मतलब है, डाउन एरो जो होता है उसका मतलब है ये कम है। ठीक है ना? तो इस एटम में अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले समान था, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों समान था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया है। हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है एटम,
ये अब बन जाएगा हमारा पॉजिटिव आयन एंड इसको हम लोग कहते हैं कैटायन। ठीक है, जब भी किसी एटम पे, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहाँ से, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं एनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें आके जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा, वो आयन को हम लोग कहते हैं एनायन। एंड वहीं पे अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा बन जाता है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, तो ये पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन। ठीक है ना। चलो, ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम लोग दोबारा इन सभी कंसेप्ट को देख रहे हैं, दोबारा इन सभी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों? कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब। यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एंड 1 कूलम्ब क्या होता है? 1 कूलम्ब इज द चार्ज ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अगर है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 कूलम्ब। ओके, यहाँ पे कूलम्ब नहीं, दिस इज कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज द चार्ज ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को हम लोग कहते हैं 1 कूलम्ब। एंड चार्ज का जो फॉर्मूला है, चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से लिखते हैं, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E = होता है हमारा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। बस इन सभी बातों को हमें याद रखना है। ठीक है ना, इन सभी बातों को हम लोग वो जो है याद रखना है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर 1 एम्पियर का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम्ब। ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम्ब। चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कूलम्ब = 1 एम्पियर × 1 सेकंड। ओके, मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक पार्ट ले लिया, ये पार्ट, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। ओके, अब इस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में कितना करंट जा रहा है? बोलो, कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो चार्ज इस पार से उस पार जा रहा है, दैट इज द 1 कूलम्ब चार्ज। ओके, दैट इज 1 कूलम्ब चार्ज। एंड इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है, इसी रिलेशन से हम लोग चार्ज का दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लाइक 1 कूलम्ब चार्ज। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 कूलम्ब चार्ज may be defined as the charge. 1 coulomb charge may be defined as the charge or amount of charge from a current of 1 ampere, from a current of 1 ampere flowing through a conductor in 1 second. ठीक है, तो 1 सेकंड में
अगर 1 एम्पियर एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज। ठीक है, चलो ये था हमारा चार्ज के बारे में। अब हम लोग करंट के बारे में भी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करंट, एंड इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो ये सारे बातें हमारा अभी क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इन सभी बातों को एक बार जो है सीख चुके हैं। तो जस्ट एज ए रिवीजन इसको मान लो कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge in an electric circuit or in an electric conductor is called current। ठीक है, ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं करंट is equal to amount of charge by क्या होगा, टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम, मतलब कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस रेट को हम लोग कहते हैं, इसी हार को हम लोग कहते हैं क्या, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब अमाउंट ऑफ चार्ज बोले तो Q एंड टाइम बोले तो T। Q इज इक्वल हम लोग जानते हैं NE/T। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। एंड करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है, बोलो बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस रेट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर। ओके, ठीक है, 1 एम्पियर क्या है बोलो, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस रेट को हम लोग कहते हैं एम्पियर। ओके, तो एन एम्पियर का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं क्योंकि एम्पियर का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि 1 एम्पियर होता क्या है। ओके, अब चलो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, what is electric potential? The ability of a charged particle to do work is called electric potential. Okay, the ability of a charged particle to do work is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब कोई एक चार्ज पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसके पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से वो कुछ वर्क जो है कर सकता है, वो कुछ वर्क कर सकता है। किस तरह का वर्क, जैसे कि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे सकता है। ठीक है, रिपेल करेगा। एंड अगर नेगेटिव चार्ज उसके पास आता है तो उसको वो खींच सकता है। तो ये जो वर्क कर रहा है, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है दोस्तों वो है वोल्ट। ओके, यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वोल्ट। ओके, वोल्ट। ठीक है ना, वोल्ट। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बोलो, वर्क बाय चार्ज, W/Q।
ओके, W फॉर वर्क एंड Q फॉर चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्कस किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस, अब किसी एक सर्किट में हम लोगों ने 2 पॉइंट को मान लिए हैं। 2 पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, दूसरा पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, एंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential of any 2 points in a circuit, ठीक है। चलो बिल्कुल छोटा करके लिखा रहा हूँ बिकॉज ये सभी जो डेफिनेशन है, ये सभी डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं, एंड डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को लिखाया था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यूनिट जो होता है वो भी होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को हम लोग V से लिखते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बोलो, 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यूनिट है वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज का भी डेफिनेशन हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज सेम चीज़ें हैं, तो इसका यूनिट भी होगा वोल्ट। ओके, इसका यूनिट भी होगा क्या, वोल्ट। ओके, ठीक है ना। अब देखो वोल्ट का हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू वाट बाई एम्पियर, ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं वाट बाई एम्पियर। एंड ये वाट क्या होता है, वाट होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी ये दे रहा है, कितना वर्क ये कर रहा है, दैट इज द पावर। वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओके, वाट क्या किसका यूनिट है, पावर। ओके, एंड पावर किसको कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो कितने समय में कितना काम जो है कर सकता है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। ओके, नीचे क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। तो यहाँ से सेकेंड को हम लोग नीचे ला सकते हैं, जूल एम्पियर सेकेंड। अब एम्पियर सेकेंड बोले तो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड क्या है बोलो, कूलम्ब। एम्पियर सेकेंड क्या है, कूलम्ब का है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोगों ने देखा ना डेफिनेशन, कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में 1 एम्पियर जा रहा है तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल वर्क का ऐसा यूनिट है, एंड एम्पियर सेकंड किसका ऐसा यूनिट है बोलो, चार्ज का ऐसा यूनिट है। चार्ज का ऐसा यूनिट ये कूलम्ब भी होता है। सो वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं जूल पर कूलम्ब। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब। इस छोटे से रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वोल्ट को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो टॉपिक्स जो हम लोग टर्म्स सीख रहे हैं, उन सभी टर्म्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो वोल्ट के साथ जूल एंड कूलम्ब का ये वाला हमारा क्या है, जूल पर कूलम्ब है वोल्ट। ओके, नाउ अब देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है ये वोल्टेज को किसी हाई यूनिट से, मतलब लार्ज यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट तो हो गया छोटा सा यूनिट, बहुत ही छोटा सा यूनिट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग तब क्या करते हैं, किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किलो वोल्ट एक लार्ज यूनिट है वोल्टेज का, एंड दूसरा लार्ज यूनिट है मेगा वोल्ट। तो ये रिलेशंस भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1000 वोल्ट, ठीक है।
1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, ठीक है ना। अब दूसरा है 1 मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट बोले तो क्या 10 टू द पावर कितना होगा बोलो, ये 10 टू द पावर 3 है, मतलब 10 टू द पावर 3 वोल्ट, तो ये होगा 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। बस दिस आर द रिलेशन लार्ज यूनिट ऑफ वोल्टेज या फिर लार्ज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग क्या देखेंगे बोलो कि हमारे घर में जो पावर आता है, ठीक है, पावर आता है उसका रेंज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तब हम लोग उसको किलो वोल्ट में, मेगा वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस। अब उसके बाद आता है पावर, ठीक है, पावर। व्हाट इज़ द पावर? इलेक्ट्रिक पावर। चलो इसके बाद हम लोग पावर को डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे हम लोग पावर। अगर हम लोग फिजिक्स को देखें, ठीक है, अगर हम लोग फिजिक्स के हिसाब से पावर का डेफिनेशन निकालेंगे तो पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना टाइम में कितना वर्क कर लेता है। जिसके पास पावर ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, उसका मतलब क्या, वो कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा। एंड जिसके पास ताकत कम है, पावर कम है, तो वो एक ही काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो पावर क्या है? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर हम लोग इसको फिजिक्स के भाषा में लिखें। ओके, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं तो FEEE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसको जो है, पावर को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में जो है इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, in electric circuit, power is defined as the work, power is defined as the work done by या फिर बाई नहीं लिख के पावर टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, अच्छा बाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज in 1 second, 1 second from 1.2 other in a conductor, 1.2 another point in a conductor, ठीक है। मतलब क्या है, पावर क्या है बोलो, एक कंडक्टर है, चलो इसको समझ लेते हैं। एक कंडक्टर है, कंडक्टर समझ में आ गया सबको, कंडक्टर पता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो सकता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, तो एक कंडक्टर में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम। ओके, अब इस 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाना है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो जितना पावर लगेगा ये काम करने के लिए, जितना पावर लगेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, दिस इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल 1 सेकेंड में, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करता है, तो वो हो गया पावर का यूनिट। एंड इसी को हम लोग कहते हैं वाट, और जिसको हम लोग कहते हैं वाट,
चलो ये बाट नहीं है, दिस इज वाट। हम लोग कहते हैं ना कि जिंदगी का तो बाट लग गया, तो ये बाट नहीं है, दिस इज वाट। ओके, तो वाट है पावर का यूनिट, ठीक है ना, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हैवी मशीन्स को यूज़ करते हैं जिसके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो पावर का भी लार्ज यूनिट होता है, तो वो होता है 1 किलोवाट। ठीक है, हम लोग किलोवाट में भी पावर को जो है लिखते हैं, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट। एंड एक दूसरा यूनिट है पावर का, दैट इज हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर ये जो यूनिट है HP, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं बोलो? इसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक मशीन में यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रिक मशीन का कितना पावर है, ठीक है, कितना पावर है उसके पास, तो उसको हम लोग HP में लिखते हैं हॉर्स पावर। आप लोग देखेंगे आपके घर में जो मोटर होता है या फिर जो पंप होता है, उसमें उसका पावर जो है वो HP में लिखा होता है, हाफ HP, 1 HP, 2 HP, 5 HP। तो जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं उसको या फिर इंजन है उसको हम लोग हॉर्स पावर में लिखते हैं। ओके, उसका पावर का जो यूनिट है वो हम लोग हॉर्स पावर लिखते हैं। एंड हॉर्स पावर के साथ वाट का क्या रिलेशन है? इसका भी एक रिलेशन है, वो है 746 वाट। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में डेसिमल में कुछ है, पॉइंट समथिंग है, तो इसको राउंड फिगर करके हम लोग ये बता सकते हैं 746 जो वाट है इससे बनता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, अगर किसी पंप का पावर जो है 1 HP लिखा है तो उसका मतलब उसका पावर कितना है 746 वाट। ओके, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, छोटे छोटे चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, तो एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी का बहुत सारे रूप है, पता है ना? ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे रूप है, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, लाइट, ये सभी क्या है? एनर्जी के एक एक रूप है। एनर्जी is defined as the capacity to do work। ठीक है, अब किसके पास कितना कैपेसिटी है काम करने का, वही है उसका एनर्जी। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा मतलब वो ज़्यादा काम कर सकता है, जिसके पास कम एनर्जी है वो कम काम करेगा। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कितना कैपेसिटी है काम करने का उसमें, ठीक है। ज़्यादा कैपेसिटी का मतलब ज़्यादा एनर्जी, कम कैपेसिटी का मतलब कम एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी बात है। एनर्जी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप में। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई भी वस्तु में उसके मोशन के वजह से, अगर कोई वस्तु जो है वो चल रहा है तो उसके गति के वजह से उसमें काम करने का क्षमता आ जाता है, वर्क करने का क्षमता आ जाता है। तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कि किसी भी वस्तु के पोजीशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें काम करने का क्षमता आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि स्प्रिंग को अगर हम लोग नॉर्मल स्प्रिंग जो है उसको ऐसे रहने देते हैं तो वो कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसको जब हम लोग
खींचेंगे, लंबा करेंगे, तो उसका हम लोगों ने शेप बिगाड़ दिया, मतलब उसका पोजीशन जो है चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो शेप चेंज होने की वजह से उसमें एनर्जी करने का उसमें काम करने का एक कैपेसिटी आ जाता है, वो खींच सकता है। ओके, अगर हम लोग स्प्रिंग को ऐसे दबा के छोटा कर देंगे तो वो धक्का दे सकता है, मतलब वो वर्क कर सकता है, तो उसमें कैपेसिटी आ गया पोजीशन की वजह से। तो उस तरह के एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो एक वस्तु धीरे धीरे जा रहा है, तो वो जाके अगर किसी दीवार के साथ टकराएगा तो दीवार का कोई उतना नुकसान होगा नहीं, लेकिन वही वस्तु अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आके दीवार पे टकराएगा तो दीवार का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले वाला वस्तु जो है वो धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है, उसका पोटेंशियल, उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि मोशन की वजह से, गति की वजह से वो एनर्जी आता है ना, तो गति ही कम है तो एनर्जी भी कम रहेगा काम करने का। ओके, वहीं पे दूसरी केस में हम लोगों ने देखा कि वस्तु जो है बहुत ही तेज गति के साथ आ रहा था, उसका गति जो है बहुत ज़्यादा है, एंड गति की वजह से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब उसके पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वर्क जो है कर सकता है, दीवार पे जाके टकराएगा तो दीवार भी टूट सकता है। ओके, वैसा ही होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, E k इज इक्वल टू हाफ mv square, half mv square. M is the mass of energy, where m is equal to mass of body and v is equal to velocity of the body, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ द एनर्जी, सॉरी मास ऑफ द बॉडी, नॉट एनर्जी, मास ऑफ द बॉडी, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। h इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, हाइट भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दिस आर द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो हो गया हमारा क्या, मैकेनिक्स की बात, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको समझा है, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोगों ने समझा है, फिजिक्स में हम लोग इतना पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में भी हम लोग देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो यही बातें वहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल टर्म में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब उसको डिफाइन कर देते हैं। ये बातें जो हम लोगों ने करे हैं अभी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोगों ने समझा है। बस अब जो है इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। चलो, सो electric energy is the capacity of a charged particle to do work, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल जितना वर्क कर सकता है, जितना कैपेसिटी है उसका, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कह सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर से हम लोगों को दो टाइप्स मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में उतना ज़्यादा क्लियर डिफाइन नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि एनर्जी एक ही है ना, ठीक है। एनर्जी के रूप बहुत होते हैं, एनर्जी तो एक ही है। ओके, एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी जानते हैं कि एनर्जी को क्या नहीं करा जा सकता, क्रिएट नहीं करा जा सकता एंड डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, सिर्फ उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। टोटल एनर्जी जो है हमारे इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, वो कांस्टेंट है,
सिर्फ एनर्जी का रूप बदल हम लोग सकते हैं, ठीक है, रूप को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, ओके, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग उतना क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी caused by the moving of electric charges, caused by moving charges। तो चार्ज जो ये मूविंग हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मूव हो रहा है, ठीक है, इसके वजह से कंडक्टर में जो कैपेसिटी आ जाता है, चार्ज पार्टिकल के द्वारा काम करने का जो कैपेसिटी आ जाता है, क्षमता आ जाता है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे और भी बात लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी depends on the speed of the charges, on the speed of the charges, okay, the faster the charged particles moves, the more is the energy। अब चार्ज पार्टिकल जितना तेजी से भागेगा, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जितना तेजी से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा, उसका मतलब उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलो, दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, what is potential energy? Electric potential energy is defined as the amount of electric potential energy is defined as the amount of energy that is needed to move, that is needed to move a charge particle against the electric field। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हर एक चार्ज पार्टिकल का अपने पोजीशन के वजह से उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है, ठीक है, हर एक चार्ज पार्टिकल के पास उसकी पोजीशन के वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। अब उस पोजीशन से अगर हम लोग दूसरे पोजीशन पे उसको ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा वहाँ पे। तो जो काम हमें करना है उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। अब जितना एनर्जी चाहिए उसको मूव कराने के लिए, वही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q पॉजिटिव, ठीक है, Q पॉजिटिव, ओके, Q पॉजिटिव, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q पॉजिटिव। चलो दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ मैं। Q पॉजिटिव, ये है हमारा चार्ज पार्टिकल, ओके। अब ये चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक रीजन रहेगा जिसमें इसका प्रभाव है,
ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल है Q पॉजिटिव, तो इसके पास कोई ना कोई तो क्षमता होगा, तो ये है उसका एरिया, ये है उसका स्पेस जिसके अंदर उसका प्रभाव है। ठीक है, हर इलाके में क्या क्या रहता है बोलो, शेर रहता है, या फिर हर गली में कुत्ते रहते हैं, एंड उस गली में उस कुत्ते का पावर चलता है। ठीक है, अगर बाहर से कोई कुत्ता आ गया तो क्या करता है बोलो, वो कुत्ता जो है उसको भोग भोग के उसके साथ मारपीट करके उसको भगा देता है। ठीक है, तो वैसे ही एक चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पे है तो उसके चारों ओर अपना उसका एक एरिया रहेगा जिसके अंदर उसका पावर चलता है। अब अगर हम लोग दूसरी जगह से बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर घुसाना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी देना पड़ेगा। अब जितना एनर्जी इसको यहाँ से इसके अंदर लाने में लगेगा वही है इसका पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वही होगा उस पार्टिकल का क्या बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और भी कुछ आज ही हम लोग ख़त्म कर देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने एनर्जी के दो टाइप भी देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे POTE होगा, POLE नहीं था। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो अब इसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द टोटल एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक साथ कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे इसका लिख देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको EP से लिखते हैं एंड इसको EK से लिखते हैं, तो इसके सम को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, चलो नाउ हमें कुछ रिलेशन यहाँ पे देख लेनी है, बस इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो 5 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज फिर उसके बाद वोल्टेज, करंट एंड पावर। वोल्टेज, करंट एंड पावर। ठीक है, वोल्टेज, करंट एंड पावर। ओके, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट का नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है, फिर करंट, करंट होगा एम्पियर में, चलो A से लिखते हैं इसको, एम्पियर को। एंड पावर, पावर क्या है इसका, वाट। ओके, चलो तो पहला इलेक्ट्रिक एलिमेंट हम लोग ने क्या सीखा था, रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल R से देते हैं, इसका यूनिट है, यूनिट क्या है इसका, यूनिट ओहम। ओके, इसका यूनिट क्या है, ओहम। ओके, तो पहला एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया है रेजिस्टेंस जिसका यूनिट है ओहम।
तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे लिखते हैं, V इजिकल टू आई आर, आई को कैपिटल से लिखते हैं, आई बोले तो करंट एंड आर रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग करंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं V बाई आर, ठीक है। ये हो गया करंट का फॉर्मूला। एंड उसके बाद पावर जो होता है, पावर इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इजिकल टू आई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई आर। तो यहाँ पे V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब दूसरा कंपोनेंट लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम लोगों ने क्या सीखे थे, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल L से लिखते थे। एंड यूनिट क्या था इसका, हेनरी। यूनिट क्या था इसका, हेनरी। ओके, वोल्टेज क्या था, वोल्टेज इजिकल टू, वोल्टेज इजिकल टू था L डी आई बाई डी टी। ओके, डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। ऐसा ही फॉर्मूला हमें मिला था जब हम लोग इंडक्टेंस करे थे पहले यूनिट पे। ओके, एंड करंट कैसे निकाला था, करंट हम लोगों ने कैसे निकाला था, करंट निकाला था कुछ इस तरह से, 1 बाई एल। ओके, ये होगा वोल्टेज डी टी प्लस आई टी ज़ीरो, ठीक है, प्लस आई टी ज़ीरो, या फिर मतलब टी ज़ीरो में करंट, टी ज़ीरो में करंट, ठीक है। जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो था तो करंट। ये सभी रिलेशन ना हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर पहले यूनिट को अच्छी तरह से सीखा होगा, जब हम लोगों ने ये सभी चीज़ें डिस्कस किए थे एक एक कंपोनेंट को, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। तो इसीलिए इस क्लास में मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, बस जो भी चीज़ें सीखे हैं वहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड पावर इजिकल टू क्या था, पावर इजिकल टू था एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये था हमारा पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद तीसरा कंपोनेंट हम लोगों ने सीखा था कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग कैपिटल C से लिखते हैं। यूनिट क्या था इसका, यूनिट क्या था, फैराड, ठीक है, यूनिट क्या था, फैराड। एंड वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज था हमारा V इजिकल टू 1 बाई सी, इंटीग्रेशन था हमारा आई डी टी प्लस V ज़ीरो, V ज़ीरो। ओके, एंड करंट क्या था बोलो, करंट क्या था, I इजिकल टू सी डी वी बाई डी टी। ओके, एंड पावर क्या था बोलो, पावर था सी वी इंटू डी वी बाई डी टी, सी वी इंटू डी वी बाई डी टी। जस्ट दिस आर द रिलेशन, सिंपल रिलेशंस है, ठीक है। तो कुछ रिलेशंस काम का है एंड कुछ बस ऐसे ही सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस सेमेस्टर के लिए कुछ ही इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप लोग नोट तो बिल्कुल करके रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा ही, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना आप लोग याद कर सकते हैं अभी के लिए उतना ही याद कर लीजिए, ठीक है, अभी के लिए उतना ही याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग इनमें से कुछ रिलेशन को फिर से देखने वाले हैं, वहाँ पे इसका अप्लाई भी करने वाले हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेट क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ओके, यूजेस ऑफ मैग्नेट। एंड धीरे धीरे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में घुसेंगे। पहले तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें जो है हासिल करना है। ओके दोस्तों, चलो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।